अभिमान जब आंखों पर छा जाता है तो उसे अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं देती। मैं तेरी तलवार का उत्तर तलवार से ही दूंगा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मंगल पांडे और गंगा जल, अतिथि तुम कब जाओगे, शाहिद जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। साथ में नामकरण, जमाई राजा, झांसी की रानी जैसे 35 शोज़, 25 फिल्में आपने की और एनएसडी से 1990 में आप ग्रेजुएट हुए और आशीष विद्यार्थी जी के आप बैचमेट रहे हैं। श्री संजय स्वराज जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद एफएम लखनऊ का और सीएमएस। सर, जर्नी की शुरुआत किस इंस्पिरेशन से हुई? देखिए, यूं तो हर आदमी अपनी डेस्टिनी का ही शिकार होता है जी। तो आप डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, कभी इंस्पिरेशन ना भी हो तो भी मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन एक छोटी सी घटना घटी थी मेरे घर में कि मेरे फादर जो थे उनको स्टेज पे काम करने का बहुत शौक़ था। वो एक पॉलिटेक्निक के टीचर थे और एक बार दिलीप कुमार साहब ताजमहल फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए थे आगरा में। तो मेरे फादर गए और किसी तरीके से कोई जानकारी से या कोई उनके दोस्त थे जो कि दिलीप साहब के करीबी रहे होंगे, तो वो उनके पास पहुंच गए और उन्होंने मेरे फादर को देखा और उनसे कुछ पूछा, उनसे कुछ बातें की और उनको कहा कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम आओ और आजकल तुम्हारे जैसे नौजवानों की वहाँ ज़रूरत है। तो मेरे फादर ने ये मेरे ग्रैंडफादर को, हमारे बाबा को ये बात जब बताई तो उन्होंने अपने पैर से जूता निकाला और उनको मारना शुरू कर दिया कि अब यही काम रह गया है कि तुम ये नाचने गाने वालों के साथ में जाओगे। वो होंगे दिलीप कुमार अगर होंगे, लेकिन ये सब यहाँ बैठ के पढ़ाई करो और तुम्हारा बाप इंजीनियर है इसलिए तुमको भी इंजीनियर बनना है। तो ये घटना जो थी वो बचपन में हमें फादर ने जब बताई थी तो बोले वो बड़ा दर्द भरी शाम थी वो, जिस दिन मुझे पीटा गया था। तो बड़े दोस्त आए दिलासा देने के लिए कि यार कोई बात नहीं राम, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और अगर नाम आपके राम है? मेरे फादर का नाम राम था। तो खैर कोई बात नहीं, ये बात हो गई। उसके बाद मैं धीरे धीरे, आपको मालूम होगा कि बचपन में हमारे यहाँ पे कितने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स होते हैं यूपी में, और रामलीला और ये वो सब। तो मैं बचपन से उसमें पार्ट लेता था और वो सब करता था। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, मैंने नौटंकी जो है वो एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो ये मैं बता दूं क्योंकि आजकल ये विधा जो है ये एक फोक आर्ट है और ये लुप्त होती जा रही है। तो आज के नौजवान बच्चों को और छोटे बच्चों को ये बता दूं कि यूपी की जो फोक फॉर्म है, जो लोक कला है, वो नौटंकी है। और ख़ास तौर से नौटंकी के दो स्टाइल माने जाते थे, एक हाथरस की नौटंकी और एक कानपुर की नौटंकी। हाथरस की नौटंकी जो थी वो एक वीर रस से भरी हुई थी और जो कानपुर की नौटंकी थी उसमें थोड़ी सी नज़ाकत और नफासत थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुग़लों का लखनऊ में प्रभाव था। तो मैं हाथरस की नौटंकी से जुड़ा और मुझे नहीं मालूम था कि यही नौटंकी बाद में मेरे बहुत काम आएगी। और आपको ये मैं बता दूं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा कोई आप एक पीस सुना दीजिएगा, क्योंकि उनको ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक 22 साल का लड़का ये नौटंकी का बोल रहा है अपने आप को, लेकिन नौटंकी में तो ऊपर वाले सुर से गाते हैं, तो ये कैसे गाएगा, नक्कारा और तो वो सब बचता है। तो मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। और क्योंकि क्या है, हारमोनियम के आखिरी सुर से ही गाते हैं सारे। वाले या फिर बता रहे नहीं, मैं सुनाता हूँ आपको। तुरंत प्लीज। के सभी बड़े छोटे सुनो और सखुन मेरा कर गौर, और सुना होएगा आपने अमर सिंह राठौर के, अमर सिंह राठौर जिसे ब्याही हाड़ी रानी थी
और मारवाड़ का बाशिंदा नागौर राजधानी थी। वो रहता आगरे में शाहजहां की फौज का अफसर, साथ में था भतीजा राम सिंह चढ़ती जवानी का, साथ में था भतीजा राम सिंह चढ़ती जवानी का। तो ये उसकी एक ये उसकी एक शुरुआत थी और ये कला आज विलुप्त हो चुकी है। तो ये जब मैंने सुनाया तो फैकल्टी काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोक कला को आगे बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे तो हम आपको एडमिशन देते हैं। तो इस तरीके से मुझे एडमिशन मिल गया और आप कह सकते हैं कि बस इसी तरीके से एक शुरुआत हो गई। शुरुआत तो हो गई, और शुरुआत अक्सर हो जाया करती है। नेपोटिज्म से शुरुआत हो, स्ट्रगल से शुरुआत हो, सुखद घटना से शुरुआत हो, नौटंकी की किसी पीस से शुरुआत हो, शुरुआत तो कई बार लोगों को हो जाती है, ब्रेक मिल जाया करते हैं, है ना। लेकिन अर्श पे पहुंचना और अर्श पे ही टिके रहना। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। क्या बात है भाई साहब। तो ये जो शेर था इसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। तो इसीलिए मैं बशीर बद्र साहब के उस शेर को भी नहीं मानता हूं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नज़र है। दरअसल मेरी मंजिल पे नज़र कभी रही नहीं, मैं रास्ते को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूं। तो इसीलिए मैं अपनी जर्नी को एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ता रहा हूं और जाता रहा हूं। और हर चीज़ में वैसे तो ये ज़रूरी है कि आपका साथ लक भी होना चाहिए, तो मेरे साथ लक ने भी मुझे फेवर किया। मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले, गुरुजन मिले, अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छी सलाह दी कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और एनएसडी में भी मैं अपने सीनियर इरफान साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आप थे मतलब उस जब आप थे एनएसडी में तो इरफान साहब, देखिए हमसे सीनियर थे वो 3 साल, लेकिन रहते दिल्ली में ही थे। और उन दिनों थिएटर इतना गोल्डन एज था वो थिएटर का, तो कुछ लोग ना करते करते भी वो हमेशा अपने इंस्टीट्यूट में ही घूमते रहते। क्या सीन रहा है, मतलब मंडी हाउस अपने आप में एक कहानियों का एक जैसे कहानियों की जगह है, स्ट्रगल का एक गवाह है मंडी हाउस। मैं तो जब हाथरस से निकला और मैं नौकरी करता था फरीदाबाद में। अच्छा, हाँ, तो कहाँ एग्जैक्टली? जैसे फरीदाबाद में किसी कंपनी में, एक स्टील कंपनी में नौकरी करता था। आई वॉज सुपरवाइजर देयर। तो मैं वर्कर्स को गाने सुना देता था, वो सब करता था। तो वो मैनेजर साहब थे, उनको बड़ा गुस्सा है एक बार, तो उन्होंने बोला कि तुम हमारी फैक्ट्री का डिसिप्लिन बिगाड़ रहे हो। तो उन्होंने ये पता किया कि ये यहाँ फरीदाबाद में रहता कहाँ है। तो उनको पता चल गया कि साहब ये अपने अंकल के पास में रहता है। तो वो पहुँच गए और हमारे अंकल बहुत बड़े डीएलएफ में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। तो उन्होंने उनसे जाके शिकायत की कि भाई देखो इस लड़के का ये नहीं है और ये काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे, और ये रात को नाइट शिफ्ट में यहाँ लोगों को वो क्या कहते हैं गाने सुनाता है और टेबल बजा के और वो सब करता है। तो साहब हमारे यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिएगा या फिर हम इनको सैक कर दें। तो हमारे कज़िन थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये तेरी जगह नहीं है, ये तेरी लाइन नहीं है, तो एक काम कर। उन्होंने एक नक्शा खोला और उसमें दिखाया कि ये मंडी हाउस है, तू यहाँ चला जा, तू जाके देख, वहाँ पे एक नेशंस क्लब ड्रामा भी है, देख क्या कर सकता है तू। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने बोला कि ये पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके से यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो उस दिन बारिश और तूफ़ान बहुत ज़्यादा था फरीदाबाद में, और आपकी ज़िंदगी में भी, और मेरी ज़िंदगी में भी अचानक उनके कहने से तूफ़ान आ गया कि भाई आप जाओ वहाँ पे। तो मैंने कहा अब जो होगा जो देखा जाएगा, यहाँ से निकल के मैं जाता हूँ। और जबकि उनको मेरी प्रतिभा के बारे में पता था कि मैं गाना गाता हूँ, तो उनको ये लगा कि शायद ये हो सकता है इसका वहाँ पे कुछ काम हो जाए। तो मैं वहाँ गया मंडी हाउस में। तो जब मैं मंडी हाउस में गया तो सामने मेरे बैठे हुए थे मिस्टर इरफान खान, और सामने बैठे हुए थे मिस्टर दिनेश खन्ना, और यहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी के कुछ लोग जो लखनऊ की भारतीय नाट्य अकेडमी है,
और हिमानी शिवपुरी, वीरेंद्र सक्सेना, रघुवीर यादव, ये सब लोग बैठे हुए थे। नहीं, डर नहीं, मुझे ये लगा कि मैं इनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बड़े अपने अपने से लगते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छी वाइब्स आई। तो बस वो मेरा पहला दिन था, फिर मैंने धीरे धीरे आना शुरू किया और फिर बस लोग आते गए और कारवां बनता गया और इस तरीके से शुरुआत हो गई। फिर जो फिल्म प्रेमी लखनऊ के हैं उनको नटशेल में आकर आप पूरी जर्नी आपको अपनी बतानी हो और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताने हो तो प्लीज़ शेयर करें। देखिए, मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहूँगा कि आजकल फिल्म लाइन का ये जो दौर है, ये एक अलग दौर से गुजर रहा है। ये धुरंधर का दौर है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, जो बहुत सारे यंग लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, थोड़ी सी भी परेशानी होती है वो आके सोशल मीडिया पे अपनी कहानी रोने लगते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि ये ज़िंदगी रोने का नाम नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो रोने वाले लोग होते हैं ना, दरअसल लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। आप कितने मजबूत हैं, आप किस तरीके से धैर्य रखते हैं, धीरजवान हैं, और आप मुसीबतों का किस तरीके से सामना करते हैं, मुझे लगता है कि लोग इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इसीलिए बात बात पे कभी किसी ने आपसे कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए, कभी आपको ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी आपका रोल कट गया, कभी कुछ हो गया। आप जब इस लाइन में आते हैं तो आप ये सोच के आए कि ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, कहीं पे थोड़ी होंगी, कहीं पे ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो देखो भाई, ये कांटों का रास्ता है। तो जब कांटों के रास्ते में हमेशा दुश्वारियां रहती हैं, तो आप इस बात को बिल्कुल मान के चलें, जब आप घर से निकलें, कि आपके आंसू पोंछने के लिए वहाँ कोई नहीं आएगा। आप भूखे हैं, आप कितनी तकलीफ़ में हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, आप कितने टैलेंटेड हैं, इस बात से परफॉर्मिंग आर्ट्स में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आपका अपना जो किरदार है, जो आपका अपना कैरेक्टर है, कि आप ईच डे किस तरीके से ग्रो करते हैं। देखिए, पढ़ना बहुत लाजमी है, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होगा। खाली आप मोबाइल पे देखते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, तो आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल एक्टर नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपकी कला, अगर आप उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप इंटरव्यू करते हैं, आप अपनी आवाज़ का और अपना प्रयोग करते हैं, और आप अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग करते हैं कि इनसे मुझे क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, या ये आपकी ये आपके अंदर का टैलेंट है कि आप हर किसी से सेम सवाल तो नहीं कर सकते हैं। तो वो ये है कि आप अपने आप को किस तरीके से अंदर से ग्रो करते हैं। ये पढ़ना, किताबें पढ़ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। खाली बातें करने से और खाली सोच लेने से ये काम नहीं बनेगा। और ये जो रील स्क्रॉल करने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा क्या? देखिए, मैं अभी ताज्जुब की बात है, एक यंग लड़के से मैंने पूछा, मैंने बोला सर ये ऐसा वैसा है। मैंने बोला तुम काम क्या करते हो? बोले सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ। उसका एडमिन तो ये बात सुन के मैं आज तक हंसता रहता हूँ कि कोई ये काम कैसे कर सकता है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है और उसका एडमिन है। खैर दोस्तों, ये एक बीमारी है, इससे बच के रहिएगा। धन्यवाद।